गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। कौन सा फोर्स? ऑब्वियसली हम लोग सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स दैट वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल फोर्स। तो हमने बात की कि कहाँ कौन किसकी बात करेंगे? मोशन ऑफ पार्टिकल। किसके अंडर इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स के अंदर पार्टिकल मोशन कर रहा है और वो कैसे वेरी हो रही है, फोर्स कैसे वैसी वेरी हो रही है? इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है। अब हमने सुपोज किया कि हमारे पास एक पार्टिकल है। ठीक है, क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया कि एक पार्टिकल है छोटा सा, उसका मास कैपिटल m है। ठीक है, दैट इज ये जो है फिक्स्ड एट द ओरिजिन है ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने एज्यूम किया है उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे पार्टिकल बैठा हुआ है जिसका कि मास m है। अब एक दूसरा लाइट पार्टिकल आया। ठीक है, अनदर लाइट पार्टिकल ऑफ मास m, दूसरा पार्टिकल है जिसका कि मास m है, वो मूव कर रहा है। कहां पर? इन अ प्लेन xy अंडर द इफेक्ट ऑफ कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस केस में हमको ऑलरेडी पता है, अच्छे से पता है कि जो फोर्स है फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, इट इज इक्वल्स टू माइनस जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर देखें कि यहाँ पर क्या है, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मास m, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर g जो है, g क्या चीज़ होगी? ऑब्वियसली हमको पता है इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। अब हमको पता है कि इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें, कैपिटल M मास ऑफ द पार्टिकल, दूसरा छोटा पार्टिकल लाइटर पार्टिकल है उसका मास m r, तो उनके बीच में डिस्टेंस आ गया। ये हमको ऑलरेडी पता है। अब ये तो हमने एक एग्जाम्पल उठाया कि कोई भी पार्टिकल अगर मान लो किसी फोर्स के अंडर मूव करता है तो वो इनवर्सली एज ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस कैसे हो सकता है? तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया। ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसे लग रही है? इनवर्स स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किनके बीच में? बिटवीन टू चार्जेस। अब टू चार्जेस में एक हम लोगों ने कैपिटल क्यू ले लिया, एक हमने स्मॉल क्यू ले लिया। अगेन ये भी एक एक्सवाई प्लेन में मूव करता है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो फोर्स है इट इज गिवन अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी सेम चीज़ है कि यहाँ पर क्या है कि ये जो फोर्स है इट फोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, वहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? हमारे पास परमिटिविटी ऑफ स्पेस हो गई। अब अगर इक्वेशन 1 एंड 2 देखें, इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन में हम क्या देख सकते हैं कि G M एंड M एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको ध्यान से देखो। दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कैपिटल M मास। अगर किसी भी पार्टिकल की बात करें, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है। दूसरा पार्टिकल, मान लो कोई और दूसरा पार्टिकल है, उसका भी मास फिक्स है। सेकेंड टर्म देखते हैं, 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन परमिटिविटी, किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल या मीडियम जो है उसकी परमिटिविटी, ये किसी हमारी जो स्पेस है, स्पेस की परमिटिविटी फिक्स हो गई। ये क्या है? ये दीज आर कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट हो गए। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया कि अज्यूम कर लिया k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ जी एम अपॉन एम, एंड दूसरे केस में भी ये भी दूसरा भी कांस्टेंट है। अब वो भी हम लोगों ने k ले लिया, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ऑल्दो द वैल्यू ऑफ दीज टू आर डिफरेंट, बट हमने जनरलाइजेशन के लिए
कांस्टेंट की वैल्यू के, कांस्टेंट की वैल्यू के आ गई। तो दोनों केस में हम अब ये जो k जो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो वैरी कर सकती है फॉर द डिफरेंट केसेस। इफ आई एम टेकिंग दिस केस, तो उस केस में k की वैल्यू डिफरेंट होगी, जी एम इंटू एम। अगर आई एम टेकिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला केस, तो उस केस में भी द वैल्यू ऑफ दिस विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ दिस। तो k इज अ कांस्टेंट और उसकी वैल्यू अलग अलग केस के लिए वेरी कर सकती है, बट हमको क्या देखना है कि इट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इन जनरल मैं क्या लिख सकता हूं, इन जनरल क्या हुआ कि जो फोर्स है वो कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है, k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नॉर्मल केस में k डिवाइड बाय आर स्क्वायर, k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर Q1 Q2 भी आ सकता है, बट इन जनरल नॉर्मल केस में Q1 Q2 तो चार्जेस हो गए। अब चार्जेस हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की बात करें तो वो कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर दो केसेस आ गए हमारे पास। अगर दोनों केसेस को उठा के देखें तो इस केस में माइनस आ रहा है साथ में, इस केस में देयर इज नो नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इफ k इज ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, इट इज माइनस k अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जब माइनस k अपॉन आर स्क्वायर आया तो हमारी जो फोर्स है ये क्या होगी, इट इज दिस फोर्स इज रिपल्सिव बिटवीन, कौन सा, हमारा एक फिक्स्ड पार्टिकल है, फिक्स्ड पार्टिकल एट ओरिजिन एंड दूसरा जो है पार्टिकल इन मूविंग एक्स वाई डायरेक्शन, पार्टिकल इन एक्स वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरे केस में अगर मैं बोलूं कि k इज लेस देन 0 तो जो k की वैल्यू हुई इट इज नेगेटिव, तो उस केस में f ऑफ r इज अट्रैक्टिव, इट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सेम फिक्स पार्टिकल एट द ओरिजिन एंड दूसरा जो पार्टिकल इज मूविंग इन x डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब हमने बात की आगे कि ये आ गया, अब हमको पता है कि जो फोर्स है वो क्या होता है, फोर्स एफ ऑफ आर क्या होता है, इट इज माइनस dv बाई dr। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर इज फोर्स। अब एग्जैक्टली पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है कि कैपेबिलिटी होती है किसी भी सिस्टम की कि वो एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को लेके जाए। वो कैसे लेके जाएगा, वो कुछ सर्टेन फोर्स एग्जर्ट करेगा तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय माइनस dv अपॉन आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स इज ई। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एग्जैक्टली, एक क्या हो गया हमारा, फोर्स हो गया। अब क्या किया हमने, क्या किया, कंपेयर किया किसको, इक्वेशन नंबर, ये लास्ट जो तो है हमारी, ये लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। हमने लास्ट इक्वेशन आई हमारी इक्वेशन नंबर 3, लेट इट बी 3a। ठीक है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 3a दोनों को, क्यों, क्योंकि f ऑफ r आ गया ये और ये भी f ऑफ r है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों के बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास k अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। ठीक है, या अगर मैं इसमें v लेना चाहूँ तो दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो वो dv अपॉन dr का v हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ k अपॉन आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dr ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या अब इसको इंटीग्रेट करूँ, आर स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो -2, तो -2 + 1 इज -1। अब r इज टू पर -1, वो -1 नीचे आएगा तो अगेन r हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू k अपॉन r। अब वो जो माइनस है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, k अपॉन r, तो पोटेंशियल v इज इक्वल टू k अपॉन r, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें कि अगर मान लो
k जो है इट इज लेस देन 0। अब k लेस देन 0 हो गया, ठीक है, तो इट विल गिव नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अगर k ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसमें इट विल गिव पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। दोनों के इंटरेक्शन के बाद जो एनर्जी आएगी नेगेटिव या पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस k, क्यों? क्योंकि v इज पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर k माइनस है तो वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स लेस देन 0 है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, एंड इफ k इज ग्रेटर देन 0 तो दैट विल बी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो थोड़ा सा यहाँ पर मैं रिवाइज करके आपको दोबारा बताता हूँ कि ये जो हमारा ग्राफ है ये रिप्रेजेंट किया था, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पार्टिकल है E, ठीक है, उस पार्टिकल है जिसकी एनर्जी E है, ठीक है। अब ये जो VE है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पार्टिकल इसकी एनर्जी E है और ये क्या है, अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हैं। अब मान लो ये अगर पार्टिकल जो है वो रीजन 1 में है, अब रीजन 1 के अंदर वो बाउंडेड है या इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा? नहीं कर सकता है, क्यों? अब होगा ये कि मान लो फॉर एग्जांपल पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है। जब पार्टिकल बहुत दूर से आ रहा है तो यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द एनर्जी, ठीक है, जो यहाँ पर एनर्जी है ऊपर की, तो पार्टिकल की एनर्जी लेस है इसकी एनर्जी से, तो ये यहाँ पर जो हमारा पॉइंट R1 है, R1 क्रॉस कर पाएगा? नहीं, इट वोंट बी एबल टू क्रॉस R1। तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा कि वो पार्टिकल अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, वहीं से आके रिबाउंड हो जाएगा और चला जाएगा वापस, ठीक है। अब इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये जो है ये डिस्टेंस R वेरी हो रहा है, ऊपर की तरफ इट इज एनर्जी, ये क्या हो गई, दिस इज द एनर्जी, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमारी जो इक्वेशन थी, अब हमारी क्या इक्वेशन थी, VE, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी की बात की। अब इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, हमने जो लास्ट टाइम इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ M स्क्वायर प्लस K अपॉन R, ठीक है। K अपॉन R इज V हो गया हमारे पास, ठीक है। दिस इज इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। अब इस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम प्लॉट करना चाहें, अगर इस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी में अगर पहली चीज़ अगर देखें तो, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो पार्टिकल इज एट द लार्जर डिस्टेंस, इट इज एट द वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो उस केस में R जो है, R क्या है, R लार्जर है। अगर ये R लार्जर है तो उस केस में जो एनर्जी की वैल्यू है, ये एनर्जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अगर मान लो R इज़ वेरी लेस तो उस केस में ये डोमिनेट करेगा। तो उस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। दिस इज K अपॉन R, यहाँ पर आ गया। अब सॉरी K अपॉन M स्क्वायर नहीं, K अपॉन M R स्क्वायर है, K अपॉन M R स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर फॉर द लेसर R द एनर्जी विल बी ग्रेटर, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो एट द लेस वैल्यू ऑफ R जो एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम स्लोप से डिक्रीज होगी। तो लेसर वैल्यू ऑफ R में क्या होगा, ये वाली डोमिनेट होगी। अगर मैं L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M R स्क्वायर को प्लॉट करता हूँ तो वो किस तरह से प्लॉट होगी, वो कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया, दिस इज L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ M R स्क्वायर, M R स्क्वायर, ये वाली वैल्यू हो गई। अब इसको और ध्यान से देखो, अब ये क्या है, ये डिनोमिनेटर में R स्क्वायर है, दैट मीन्स कि R की जो वैल्यू है और ज़्यादा कम डोमिनेट करेगी, क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर मान लो R की वैल्यू कम है तो दोनों को कंपेयर करें, तो दोनों कंपेयर में और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो दोनों की वैल्यू में डोमिनेट क्या करता है, अगर मैं
इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी VE, इसको प्लॉट करूं तो वो किस तरह से प्लॉट होगा, वो कुछ इस तरह से प्लॉट होगा, वो ऐसे जाएगा एंड ऐसे जाएगा एंड यहाँ से जाने के बाद ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, ड्रॉ करते वक्त आगे साथ में चला गया, ये पहुँच गया यहाँ पर। ठीक है, ये जो है ये इसका कर्व आ जाएगा। ये जो प्लॉट किया, दिस इज द वैल्यू ऑफ VE। ठीक है, अब यहां तक हो गया। अब हमने अज्यूम किया कि मान लो लेट देयर इज अ पार्टिकल। ठीक है, अब पार्टिकल है, अब उस पार्टिकल की एनर्जी कुछ भी हुई, यहां पर फॉर एग्जांपल हमने अज्यूम कर लिया पार्टिकल की जो एनर्जी है वो है E1, कुछ भी कर लो, या फॉर एग्जांपल E आ गई। ठीक है, यहां पर पार्टिकल है, पार्टिकल की एनर्जी E आ गई। ठीक है, अब वो डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि जो है अलग अलग केसेस ऑफ वैल्यू के उठाएंगे। ठीक है, अगर के अपॉन आर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ के अपॉन आर की वैल्यू प्लॉट करूं तो पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से जाएगी, दूसरे के अपॉन आर की वैल्यू कुछ इस तरह से प्लॉट होगी। ठीक है, अगर के की वैल्यू और इंक्रीज करता हूं तो इस तरह से प्लॉट होगी, के अपॉन आर की वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर डिक्रीजिंग वैल्यू में है तो के अपॉन आर है। यहाँ पर ऊपर जो है, ऊपर वाले केस में के इज ग्रेटर देन 0 और नीचे वाले केस में के इज लेस देन 0 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज़ आ गई, जब मैंने ये चीज़ प्लॉट की तो वहाँ पर अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ के अपॉन आर को, तो जो एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू में 0, एंगुलर मोमेंटम जो है हमारा उसकी वैल्यू 0 एज्यूम कर रहा हूँ। फॉर एल इज इक्वल्स टू 0, के लेस देन 0 फॉर एल इज इक्वल्स टू 0, और इस केस में के ग्रेटर देन 0 एंड एल अगेन इज इक्वल्स टू 0, दोनों वाले केस में। तो उस केस में एल के अपॉन आर प्लॉट होगा यहाँ पर। अब हमने क्या किया, के 0 प्लॉट किया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल के इज इक्वल टू 0 है तो वहाँ पर किसी भी चीज़ के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और जो पार्टिकल है वो फ्री पार्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और उस केस में जो एनर्जी की वैल्यू है वो टोटल ई हो जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इफ, हमने कंसिडर किया इफ के इज इक्वल टू 0, अगर ये है तो वहाँ पर होगा देयर विल नॉट बी एनी इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है तो पार्टिकल जो है वो क्या है, पार्टिकल इज फ्री पार्टिकल है। तो जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू 0 है तो ये आ गई हमारी एनर्जी टोटल। ठीक है, दिस इज द टोटल एनर्जी। वहाँ पर के अपॉन आर वाला जो फैक्टर है वो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोटल एनर्जी जो है हमने काइनेटिक एनर्जी प्लस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी ली। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी में एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर प्लस हमारे पास के अपॉन आर आता है। तो के अपॉन आर में के 0 तो ये वाला फैक्टर 0, हमारे पास सिर्फ ये दोनों टर्म बचे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि अज्यूम किया कि जो पार्टिकल है वो अपनी मोशन स्टार्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत लार्ज डिस्टेंस है, यहाँ से स्टार्ट करता है अपना मोशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब वो पार्टिकल जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मोशन स्टार्ट करता है एंड इस तरफ आता है, ठीक है, टुवर्ड्स द ओरिजिन या टुवर्ड्स द लेसर डिस्टेंस आर। तो हमको पता है कि पार्टिकल की एनर्जी जो है उस केस में पार्टिकल की एनर्जी जो भी है बट वो पार्टिकल फ्री रहेगा। ठीक है, पार्टिकल इज फ्री, तो वो क्या है, वो पैरेलल एक्सिस के पैरेलल आता जाएगा। धीरे धीरे आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस आर के ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, तो जब वो पर्टिकुलर डिस्टेंस आर के ऊपर आएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, हमने अज्यूम किया इफ अ पार्टिकल moves from a very large distance and moves
लेसर आर, मतलब आर की वैल्यू कम होती जा रही है, ठीक है। तो एट अ पॉइंट कैपिटल आर, ठीक है, उस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी ई वो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने के की वैल्यू अगेन 0 रखी है, ठीक है, ये हो जाएगी। और हम बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे जब r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर है, एक ऐसा पॉइंट आ गया, उस केस पे r डॉट की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, r डॉट की वैल्यू 0 हो गई एंड r इज इक्वल्स टू कैपिटल R है, तो उसकी रेडियल वेलोसिटी है वो भी 0 हो जाएगी। इट्स रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी विल आल्सो बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो क्लासिकली हम लोग बोल सकते हैं उसके पास दो टाइप की वेलोसिटी है। पहली वेलोसिटी जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है, दूसरी होती है रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी रेडियल वेलोसिटी 0 हुई, बट रेडियल वेलोसिटी 0 हुई, बट जो एंगुलर वेलोसिटी है, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज नॉन जीरो, इट हैव सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पे r इज इक्वल टू आर पे पार्टिकल के पास क्या होगी, इट विल हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंगुलर मोशन, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से रिबाउंड होके वापस चली जाएगी, ठीक है, रिबाउंड होके वापस चली जाएगी। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 5, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास कि एज r डिक्रीजेस, r डिक्रीज हो रहा है, तो जो l स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर है इट विल इंक्रीज, ठीक है, किस केस में, फॉर E टू बी कांस्टेंट, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी E को हमको कांस्टेंट रखना है, इस एनर्जी को E को कांस्टेंट रखना है, तो उस केस में अगर R डिक्रीज होता है तो उस केस में हमको क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये हो गया, एंड हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर, ये वाली चीज भी डिक्रीज होगी। अब ऑब्वियसली आर डिक्रीज हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसमें, अगर डिनोमिनेटर में चीज़ डिक्रीज होती है तो पूरा का पूरा ये जो फैक्टर है वो इंक्रीज हो रहा है। अब ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो इस फैक्टर को डिक्रीज होना पड़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी ई, ठीक है। मान लो ई इज 45, दिस इज 40, दिस इज 5, ठीक है, 40 + 5 इज 45। अगर मान लो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर मान लो ये 40 है, ये 5 है, ये 6 हो गई, तो 40 + 6 ई की वैल्यू 46 तो नहीं हो जाएगी, इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, ये 46 हो गया तो ये हो जाएगा 4, ये अगर मान लो 7 हो जाता है तो ये इसकी वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, 43 हो जाएगा, सॉरी 45 है तो अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज होती जाएगी, ठीक है। और वाइस वर्सा, अगर मान लो आर इंक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा, अगर मान लो आर की वैल्यू इंक्रीज होती है, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर में आर इंक्रीज हुआ, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब इस एक्सप्रेशन में फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ई, अगर मान लो इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी ही होगी। अगर मान लो यहाँ 40 + 5 है, इसकी वैल्यू 5 की जगह 4 होगी तो 45 की जगह 46 हो जाएगा। अगर मान लो इसकी वैल्यू 45 है, 5 की जगह 4 होता है, ये 40 है तो ये 41 हो जाएगा, तो 41 + 4 इज 45, तो अकॉर्डिंगली ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब हम केस उठाएंगे, पहला केस जो उठाएंगे हम लोग वो कौन सा केस होता है, फॉर के इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब फॉर के इज ग्रेटर देन 0, अब के ग्रेटर देन 0 की अगर बात करें, ये जो है ये प्योर एंड प्योर केस जो है फॉर रिपल्शन का केस है, इस केस में हमेशा रिपल्शन होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने पहले देखा है कि k ग्रेटर देन 0 तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स लगी। अब पार्टिकल क्या है, इन्फिनिटी से टुवर्ड्स द ओरिजिन या टुवर्ड्स द लेसर r मूव कर रहा है पैरेलल टू x एक्सिस,
तो उस केस में वी आर जो है दैट विल रिमेन पॉजिटिव, और वो क्या है धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। और जब पार्टिकल जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पे पहुंचेगा, ठीक है, अब मान लो ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल एक सर्टेन डिस्टेंस पे पहुंचेगा, तो उस केस में क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्टेंस r3 पर पहुंचा, ठीक है, तो जब वो r3 पर पहुंचेगा, मान लो फॉर एग्जांपल ये है, ये वाला पॉइंट जो है वो r3 है, दिस इज r3, तो वो इन्फिनिट डिस्टेंस से वो क्या हुआ, इस पॉइंट r3 पर पहुंचा, तो r3 पर पहुंचने के बाद क्या होगा, वो जो है वो क्या होगा, उस केस में हमारे पास व्हेन पार्टिकल रीचेस r3, पॉइंट r3, उस केस में हमारी जो टोटल एनर्जी E है, अब यहाँ पर देखो ये जो एनर्जी E है वो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी VE के बराबर हो गई यहाँ पर, ठीक है, पार्टिकल की एनर्जी और इफेक्टिव पोटेंशियल दोनों की एनर्जी बराबर हो गई, तो उस केस में हम लोग E इज इक्वल्स टू VE लिखते हैं, और VE जो है वो क्या है, दैट इज L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ mr स्क्वायर प्लस K अपॉन R। R जो है वो R3 हो गया, यहाँ पर भी R3 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारी टोटल एनर्जी E। अब R3 पर हम क्या बोल सकते हैं, एट R3 जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ ऑफ mr डॉट स्क्वायर, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि वहां पर वो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बराबर होगी, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ठीक है। अब r इज इक्वल्स टू R3 पर, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में, ये पूरा एक्सप्रेशन में 0 कब होगा, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, r जब 0 होगा तब उस केस में ये 0 होगा, तो यहाँ पर r डॉट 0 हो गया, बट r इज इक्वल टू 0 होने के बावजूद भी इट विल हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज गिवन बाय L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ mr3 स्क्वायर। बट इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट ये पार्टिकल जो है इस डिस्टेंस से अंदर एंटर नहीं हो पाएगा, भले ही उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है, ठीक है, ये इसकी हायर वैल्यूज है, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पर है, तो पार्टिकल की एनर्जी इस एनर्जी से कम है, तो वो इस बैरियर को R3 को क्रॉस करके अंदर की तरफ नहीं आएगा, तो अंदर की तरफ नहीं आएगा, तो वो क्या होगा, द पार्टिकल विल बी बाउंस्ड बैक, और अगर बाउंसिंग बैक हो गई उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ इट विल अगेन मूव टुवर्ड्स r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, वो अगेन पार्टिकल क्या है, r इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। अब अगर सिंपल इसी के लिए अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करना चाहूँ, तो जो कर्व है वो इस तरह से आ जाएगा, ये आ गया, और अगर मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से जा रही है, और जो पार्टिकल है, पार्टिकल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है वो R3 है, दिस इज एनर्जी E, ये हो जाएगा डिस्टेंस R, सॉरी ये एनर्जी E नहीं, दिस इज एनर्जी, टोटल एनर्जी, और पार्टिकल की एनर्जी हम लोगों ने अज्यूम की E, ये इधर इंक्रीज हो रहा है, दिस इज ओरिजिन O, तो एट पॉइंट R3 जो पार्टिकल है, पार्टिकल विल बी बाउंस्ड बैक। तो हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल की एनर्जी E है, वो इधर से आ रहा है डिस्टेंस में, बट यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर स्ट्राइक होके उसके अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ से बाउंस बैक होके वापस इस डायरेक्शन में चला जाएगा, यहाँ से आएगा एंड इट विल गो बैक टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, ठीक है, ये वाला केस। एट R3 सेम अगर केस होता है कि अगर मैं R1 की बात करूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पर, ये R1 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट R1 पे अगर मैं कर्व देखूं, यहाँ पर कोई भी कर्व देखता हूँ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ये वाला कर्व है, तो यहाँ पर भी वो बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो फॉर k इज इक्वल्स टू k ग्रेटर देन 0 की बात की, अब किसकी बात कर रहा हूँ, फॉर k लेस देन 0, फॉर k लेस देन 0, अब k लेस देन 0 है, इस केस में ये क्या है, दिस इज द अट्रैक्टिव फोर्स, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स, तो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, तो हम ये बोल सकते हैं जो पार्टिकल है जब r इज इक्वल्स टू R1 की तरफ जाएगा, ठीक है, तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल एट
r इज इक्वल्स टू r1, ठीक है। ये जो मैंने दूसरा डिस्टेंस बताया, ठीक है, वो और ज़्यादा अंदर, ये जो पार्टिकल है वो r इज इक्वल्स टू r, यहाँ पर तो रिपल्सिव फोर्स है तो वो लेके वापस चला जाएगा, बट यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स है तो पार्टिकल क्या है, वो आगे जाके r1 तक जाएगा। यह आया r3 पे, r3 तक, और यह आया डिस्टेंस r1 आ गया। तो पहले वाले केस में पार्टिकल जो आएगा यहाँ पर r3 को एंटर नहीं करेगा एंड ये वापस चला जाएगा, ये चला गया वापस। अब दूसरे केस में अट्रैक्टिव फोर्स है तो जो पार्टिकल है वो और ज़्यादा अंदर जाएगा और r1 तक पहुँचेगा, ठीक है। तो r1 तक पहुँचा और जो पार्टिकल का पाथ जो है वो r1 के बाद आने के बाद यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद वो क्या होगा, वो सीधा सीधा, अब क्या है, r1 को क्रॉस करके सीधा नहीं चलेगा, वो क्या होगा कि वो यहाँ से आके बाउंस बैक हो गया। अब क्या बोला कि जो पार्टिकल है यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद वापस चला गया। अब दूसरे वाले केस में एक इसको बाउंसिंग बैक हो रही है, बट इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पर r3 है, अगर मान लो पार्टिकल आ रहा है तो r3 तक क्रॉस नहीं करेगा और r3 के बाद क्या होगा, r3 के बाद वो वहाँ से आएगा और इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये जो केस हो गया k ग्रेटर देन 0 का हो गया, ठीक है। और लेस देन 0 की अगर बात करें तो वो पार्टिकल इस तरह से आएगा और ये जो डिस्टेंस r1 है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और अंदर तक गया, ये डिस्टेंस है वो r3 है और अंदर तक गया, यहाँ पर आएगा, बिल्कुल उसको क्रॉस नहीं करेगा, वो यहाँ से इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। दिस इज दिस इज फॉर k इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए इस तरह से उधर चला जाएगा और इसके लिए इस तरह से चला जाएगा। सिंस इट इज अट्रैक्टिव फोर्स तो ये बहुत ज़्यादा पास जाएगा r1 के लिए, और ये रिपल्सिव फोर्स है इसलिए r3 से बहुत दूर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। ये दो केस हो गए फॉर लेस देन एंड ग्रेटर देन 0। अब अगर बात करें हम लोग कि अब हम यहाँ पर और डिफरेंट केसेस आते हैं, और डिफरेंट केसेस कि यहाँ पर हम लोगों ने जो k/r, ठीक है, k/r या इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी जो है, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी में k/r या L²/2/mr², इन दोनों को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो वो किस तरह से प्लॉट होंगे। अब वो अगर उसको प्लॉट करना चाहूँ तो ये जो ग्राफ है, ये तो ग्राफ दोबारा बनाओ, ये इस ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है, अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने केस 1 लिया। अब केस 1 में पहला जो ग्राफ है वो ग्राफ r3 यहाँ पर आ गया, r3 r2 r1, ये डिफरेंट केस के लिए अलग अलग कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। मेन कर्व तो हमारा यही है। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये जो है डीप हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया, r1 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के लिए अलग अलग पॉइंट आ गया। हमारे एनर्जी E के लिए पॉइंट हो गया r1, अब अलग एनर्जी E ले लिया, या डिफरेंट केस में हम लोगों ने, पहले केस में हम लोगों ने E1 ले लिया या E ले लो, तो टोटल जो भी है E1 हो गया, ठीक है। दूसरे केस में जो एनर्जी है वो E इज इक्वल टू 0 ले लिया, दैट मीन्स एनर्जी इसके बराबर है, यहाँ पर जाएगा। तीसरे केस में हमने जो एनर्जी ली, रिलेटेड विद द एनर्जी इज, ये एनर्जी मान लो यहाँ तक जा रही है, ये इधर से गई है, ये एनर्जी गई, ये E0 हो गया, और जो तीसरी एनर्जी जो है वो E2 होगी। अब ये तीसरी एनर्जी E2 होगी। अगर और बात करें तो ये E2 आई, इसके बाद E3, E1 हो गई, या तो हम E2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, इसको E3 बोल सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारी हो जाएगी एनर्जी E2 E3, और नेक्स्ट जो हो जाएगी एनर्जी वो एट द मिनिमम पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट पे हम लोग एनर्जी लेके गए, ठीक है। ये एनर्जी हो गई E3। टोटल 4 टाइप की एनर्जी हो गई पार्टिकल की। E1 ग्रेटर देन 0, E0 एनर्जी इक्वल टू 0, E2 लेसर देन E, और मतलब नेगेटिव वैल्यू हो गई, और E3 भी नेगेटिव वैल्यू हो गई। तो 4 केस हो गए हमारे पास। अब अगर हम पहले वाले केस को उठा के देखें, अब ये जो सारे के सारे हम लोगों ने सारी की सारी एनर्जी जो ली, ये E इज पार्टिकल्स एनर्जी,
और ये जो अलग अलग ये जो कर्व बन रहा है इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, इस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी के कर्व के थ्रू अलग अलग क्या बोलते हैं हम लोग देखेंगे किस तरह से कंक्लूजन आता है। अब मान लो हमारे पास उसी कर्व को ड्रॉ करता हूँ कि ये जो कर्व है लेस देन 0 हो गया। अब हम लोगों ने केस 1 उठाया। केस 1 में क्या हुआ कि जो ई की वैल्यू है फॉर ई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। पहला केस ई इज ग्रेटर देन 0 हो गया, ई इज ग्रेटर देन 0 तो उसकी वैल्यू बोल दिया हम लोगों ने E1 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व ड्रॉ करता हूँ कि ये कर्व हमारा कुछ इस तरह से था। ये टोटल हो गई एनर्जी जो इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है उसका कर्व कुछ इस तरह से आया, इस तरह से जा रहा है। ये डिस्टेंस हो गया R, ये हमारा इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी VE हो गया। अब हमने अज्यूम किया कि यहाँ पर जो है दिस इज द एनर्जी E1, ठीक है। पहले केस में ग्रेटर देन 0, जब पहले वाले केस में दिस इज इक्वल्स टू E1। तो अब ये जो E1 है, अब ये जो है हमारा VE इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी टोटल हो गया हमारा। तो उस केस में अगर हम लोग दूसरा भी ड्रॉ करना चाहें तो ये वाला जो है ये जो चीज़ है ये कर्व जो होगा वो किसका K/R², और प्लस के में हो जाएगा। ये जो कर्व होगा वो -K/R हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ये जो है ये इंटरसेक्ट हुआ यहाँ पर, लेट इट बी R1। हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज नोन एज टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर कि इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है E इज ग्रेटर देन 0, तो जो एनर्जी है वो क्या है, इट इज पॉजिटिव, वो एनर्जी पॉजिटिव है। तो अब इसमें हम लोगों ने L²/mr² है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं ऊपर हम लोगों ने। अब L²/mr² है, यहाँ पर ये लो हम लोगों ने दिस इज L²/mr² को ड्रॉ किया। ये वाला जो ग्राफ है इसको किया -K/R हो गया, ठीक है। ये दोनों चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि एट R इज इक्वल्स टू R1, ठीक है। एट R इज इक्वल्स टू R1 हमारा क्या हुआ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी VE जो है वो इसके बराबर है, कैपिटल E के बराबर। तो बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ mr² विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई। अब 0 हो गई तो हम बोल सकते हैं कि जो E1 है दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mr², ये जो है एट R इज इक्वल्स टू R1 जो है प्लस VE एट R1। ये एनर्जी है इसकी, यहाँ पर इसकी एनर्जी यहाँ पर होगी हमारे पास इस पॉइंट पे। तो हम बोल सकते हैं कि जो E1 है दैट इज इक्वल्स टू VE R1। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो 0 है, हाफ ऑफ mr² 0 है। तो अगर VE की बात करें तो VE क्या है हमारे पास, इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी इट इज L² ऑफ mr² प्लस प्लस था, अब यहाँ पर इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है तो इट इज -K/R हो गया। अब R जो है वो 1 पे है, ये जो पॉइंट है ये R1 है तो इसीलिए R1 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करो तो दिस इज E1 प्लस K/R1 माइनस ऑफ L/2 ऑफ mr² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पार्टिकल जो है, पार्टिकल इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद R1 के अंदर एंटर नहीं होगा। अब R1 के अंदर नहीं एंटर होगा तो पार्टिकल जो है R इज इक्वल्स टू 0 या R इज इक्वल्स टू R1 के अंदर तक नहीं आएगा। जब भी अगर मान लो पार्टिकल इन्फिनिटी से आता है तो जब वो पॉइंट R1 पे आएगा वहाँ पर क्या होगा कि वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और रिटर्न होके वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, वो अपनी स्ट्रेट लाइन बेंड करेगा और वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब सीधा आ रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब K ग्रेटर देन 0 है
बट स्टिल होने के बावजूद भी वो उसके अंदर अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो वो r इज इक्वल टू r0 तक पहुंचने भी नहीं देगा, तो वो r इज इक्वल टू 0 से वो क्या होगा, रिबाउंड होगा, अपना पाथ चेंज कर देगा पूरा का पूरा। जैसे हमने बोला कि ये आ रहा है r1 तक पहुंचेगा, और यहाँ तक पहुंचने के बाद ना वो 0 तक आएगा ना r1 तक आएगा, यहाँ से सीधा बाउंस बैक हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। पहला केस आया। अब सेकंड केस की बात करते हैं, केस 2। अब उसमें केस 2 में E की वैल्यू जो है वो E इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो पहला केस था हमारा E इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने बनाया, अपने पीछे बनाया E इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पर बनाया E इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस आ गया। अब जब E इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर बीचों बीच लाइन में, ठीक है, तो वो x एक्सिस पे आ गया, पार्टिकल जो है वो x एक्सिस पे आया। जब पार्टिकल x एक्सिस पे आया तो वो क्या है, अब जो इनकी इंटरसेक्शन है, हम इंटरसेक्शन मान लेते हैं, पार्टिकल r इज इक्वल टू r डैश पे आ गया, तो यहाँ पर कहीं बीच में r डैश पे इंटरेक्ट कर रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ पर, ये r1 पॉइंट आया, ये पोटेंशियल एनर्जी को r डैश पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि जो द पार्टिकल्स एनर्जी इज इंटरसेक्टिंग द एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट r डैश, ठीक है। तो बोला कि एट पॉइंट r इज इक्वल्स टू r1 डैश, ठीक है, या r डैश बोल दिया, r1 डैश बोल दो या r डैश बोल दो, दिस इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिखा है, दिस इज r1 डैश बोल देते हैं क्योंकि r1 के साथ में, तो r1 डैश पे हुआ। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ कि जो एनर्जी है किसकी, पार्टिकल की एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बराबर हुई r1 डैश पे, और ये जो दोनों जीरो हो गई, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो एनर्जी की वैल्यू है दैट इज 0। अब एनर्जी की वैल्यू 0 है तो टोटल एनर्जी की वैल्यू ये जो हम लोगों ने निकाली, हम ये डाल सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो है सिमिलर केस में जैसे आई थी, तो प्रीवियस केस में जैसे आई थी वैसे निकाल सकते हैं हम लोग कि ये इस तरह से यहाँ तक आ जाएगी। ऑब्वियसली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वहाँ पर आके वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट है, वहाँ पर एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। तो अगर फ्रीली मूविंग पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी होगी पोटेंशियल 0 होगी। तो इस पॉइंट पे E जो है E विल बी इक्वल्स टू, अगर पूरी एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास 0 प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई m r1 डैश स्क्वायर माइनस ऑफ k अपॉन r1 डैश। अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जो 0 होती थी वो 0 होगी पहले वाले केस में, हमारे पास सिर्फ L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r1 डैश स्क्वायर माइनस k अपॉन r1 डैश, ये आ गया। तो इस केस में जो r1 डैश की वैल्यू है हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि जो r1 डैश की वैल्यू है वो यहाँ से निकल जाएगी, तो r1 डैश जो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली E की वैल्यू क्या है, या पोटेंशियल एनर्जी की E की वैल्यू 0, दिस इज 0, दिस इज 0, तो L स्क्वायर अपॉन r1 डैश स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू दिस। तो बोल सकते हैं कि जो टोटल r1 डैश जो है दैट विल बी इक्वल्स टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m k, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पार्टिकल है वो कहाँ से आ रहा है, r1 डैश तक पहुँचा और वापस वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब ये बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली मूव करना नहीं, अब उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, वो ओरिजिन की तरफ आएगा। इस केस में हमारे पास जो है सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट आएगा, वो टर्निंग पॉइंट r1 डैश पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट केस उठाते हैं, केस नंबर 3। इस केस में बोला जा रहा है E जो है एनर्जी जो है वो E2 के बराबर ली, दैट इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन 0, ठीक है। अब E लेस देन 0 है, इस वाले केस में हमारा जो कर्व है वो E लेस देन 0, दैट मीन्स हमारा ये वाला पोर्शन आ गया। अब इस पोर्शन को ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो है वो जो एनर्जी E2 है वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, ठीक है। अब सिर्फ इसी वाले कर्व को ड्रॉ करके देखते हैं इजीली सिंपली,
कि ये किस तरह से आ रहा है, कि ये इस तरह से आया, ये जो है वो एनर्जी आ गई ऊपर की तरफ, ये आ गया डिस्टेंस आर आ गया, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ ऐसे आया, ऐसे आने के बजाय के बाद ये ऐसे चला गया। अब ये जो एनर्जी है E2 जो हमने कंसीडर की, वो एनर्जी यहाँ पर होगी E2, पार्टिकल की एनर्जी इधर आ गई। तो वो किस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है R2, हमने लिया था ये, एक था पॉइंट R1 पे, जब E ग्रेटर देन 0 था तो वो R1 पे हुआ, जब E इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये R1 डैश पे हुआ और ये R2 हो गया। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट R1 हो गया, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट R1 डैश हो गया, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया R2, और दूसरा पॉइंट जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, लेट द पॉइंट बी R3, ठीक है। ये R3 हो गया, और हम लोग इसको बिल्कुल एग्जैक्टली मिनिमम पॉइंट पे भी ले सकते हैं, वो हम बाद में लेते हैं, ठीक है। अब इस केस में जो है पार्टिकल जो है वो है इन बिटवीन R2 एंड R3, या बोल सकते हैं जो एनर्जी है, एनर्जी इंटरसेक्ट्स द इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट R2 एंड R3, और इस केस में जो एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन V, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक मिनिमम पॉइंट एनर्जी भी मिल रही है हमको, तो इस मिनिमम पॉइंट एनर्जी से जो E2 है हमारी जो एनर्जी है पार्टिकल की वो ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि उस केस में हाफ ऑफ mr.2 जो है इज पॉजिटिव, इट इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो इट विल हैव सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और हमारा जो R2 एंड R3 है, दीज आर टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। तो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अगर मान लो इस रीजन में है, तो इस रीजन में आने के बाद ना तो वो R3 को क्रॉस करके राइट हैंड साइड जा सकता है, ना वो R2 को क्रॉस करके लेफ्ट हैंड साइड जा सकता है, ठीक है। तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल विल बी बाउंडेड इन दिस रीजन इन बिटवीन R2 एंड R3, ठीक है। इट इज बाउंडेड इन बिटवीन R2 एंड R3। अब नेक्स्ट केस उठाया हम लोगों ने, इट इज केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 क्या बोलता है कि जो एनर्जी है E3, जो एनर्जी E है, एनर्जी E इज इक्वल्स टू E4, दैट इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ VE मिनिमम, दैट मीन्स लीस्ट एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब लीस्ट एनर्जी की बात हो रही है, तो लीस्ट एनर्जी में हमारे पास पॉइंट आया। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोगों ने बोल दिया दिस इज जो है वो जो पोटेंशियल V मिनिमम है, तो इसको हम लोगों ने RE से डिनोट कर दिया। तो हम बोल सकते हैं एट RE dVE अपॉन dr इज इक्वल टू 0, क्योंकि मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। क्योंकि RE और VE मिनिमम हो गई, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि सिंस RE VE इज मिनिमम, इट इज मिनिमम, तो जो हमारी लीस्ट एनर्जी VE जो है दैट विल बी इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ mr स्क्वायर माइनस ऑफ K अपॉन R, ये आया। तो dVE अपॉन dr जो है कहाँ पर, R इज इक्वल्स टू RE एट RE, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पूरे वाले को डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे तो ये हो जाएगा, अब mr स्क्वायर है, R स्क्वायर ऊपर चला गया तो R -2 हो गया, -2 नीचे आ गया, ठीक है। -2 इधर आया, ऊपर पावर से नीचे आया, तो -2 में तो ये हो गया -2, ठीक है। L स्क्वायर एज इट इज लिखा है मैंने अभी। अब R स्क्वायर ऊपर, तो ऊपर -2, अब डिफ्रेंशिएट किया तो -2 -1 हुआ तो -3, और जब उसको नीचे लेके आ गए तो वो रेज टू पावर 3, तो ट्वाइस ऑफ mr रेज टू पावर 3 प्लस अगेन इसको भी किया, तो ये जो ऑब्वियसली ये क्या था, माइनस था, R था, R ऊपर गया, R रेज टू पावर -1 इधर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और -1 -1 -2 हो गया, तो ये हो गया K अपॉन R स्क्वायर।
तो ये जो पूरा का पूरा है एट कहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, आर ई पॉइंट पे, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो चीज़ है वो 0 है, तो हम बोल सकते हैं, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल अपॉन एम आर क्यूब प्लस के अपॉन आर स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब इज इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ तक पहुँचा। तो अब ये जो के अपॉन आर स्क्वायर जो है ये क्या है, के अपॉन आर स्क्वायर है, इट इज द फोर्स ड्यू टू पार्टिकल एट द ओरिजिन, इट इज फोर्स ड्यू टू पार्टिकल at the origin particle at the origin on moving particle। ठीक है, अब दूसरा अगर बात करूं एल क्यूब अपॉन, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, नेक्स्ट इज एल क्यूब डिवाइडेड बाई एम आर क्यूब। ये जो है दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया जो कि पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है जब वो मूव कर रहा है। अब बोलते हैं कि ये जो दोनों फोर्सेस है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोनों फोर्सेस बराबर है, तो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ ट्रेस करता है ओरिजिन, पाथ एट ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कुलर पाथ करता है और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड में जो डिस्टेंस है, अब पार्टिकल जो है फोर्स ड्यू टू पार्टिकल एट द ओरिजिन ऑन द मूविंग पार्टिकल वो बराबर है, और सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है पूरा का पूरा। तो अगर मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है तो वह राइट हैंड साइड में जाएगा, बाउंस बैक होगा इधर आएगा, और यहाँ से बाउंस बैक होगा इधर आएगा। तो वो क्या है, पार्टिकल जो है वो बाउंड रहेगा दोनों के अंदर और मूव करेगा। तो अल्टीमेटली बोल सकते हैं, तो जो पार्टिकल है हमारा, जो पार्टिकल है, पार्टिकल traces a circular path with the origin at the center। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास, ये हमने लिया कि किस तरह से अगर कोई भी एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल सेंट्रल फोर्स में इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह से मूव करता है, किस तरह से इंटरैक्ट करता है डिफरेंट फोर्सेस की तरफ। सेंटर में अगर फोर्स है, वो उस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल है वो पार्टिकल किस तरह का मोशन करेगा, किस तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और किस तरह का फोर्स ट्रेवल करेगा। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग से देखें तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने सबसे पहले इनिशियली हम लोगों ने क्या किया कि ये जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग अगर मान लो k की वैल्यू ग्रेटर है और लेसर है तो किस तरह से ग्राफ आएगा हमारे पास। फिर उसमें हमारे पास जो टोटल एनर्जी थी, उस एनर्जी में हमारे पास या इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी थी, उस इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास दो फैक्टर थे, k अपॉन आर और एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम आर स्क्वायर। अगर k अपॉन आर को हम लोग प्लॉट करते हैं तो न्यूमरेटर में इस तरह से ग्रेटर देन 0 है, अगर k ग्रेटर देन 0 है तो इधर प्लॉट हो जाएगा, k लेस देन 0 है तो इधर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लॉट करें तो इसकी वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाएगी तो वो ऊपर इस तरह से प्लॉट हो जाएगा हमारा। और टोटल इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट करें तो इफेक्टिव एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से प्लॉट हो जाएगी। अब ये इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी को प्लॉट कर दिया इस तरह से, वो इस तरह से वैरी हो रही है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, आर स्क्वायर की तरह ऊपर से नीचे आती है, फिर इंक्रीज मिनिमा तक पहुंचती है एंड फिर इंक्रीज हो जाती है। अब इस केस में अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है, वो कोई भी पार्टिकल, ये फोर्स है, इस फोर्स के फील्ड के अंदर एंटर होती है फ्रॉम अ लार्जर डिस्टेंस। मान लो फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी से अंदर की तरफ आ रही है सेंट्रल फोर्स की तरफ, तो जो सेंट्रल फोर्स में इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर होगा, तब वो यहाँ तक, जब वो यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ तक पहुँचने के बाद वो किस तरह से अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग रीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्ट करने के बाद अल्टीमेटली मोशन किस तरह से करेगा। तो पहले वाले केस में देखा कि अगर मान लो वो R3 पर आया है तो R3 के अंदर एंटर नहीं करेगा, अंदर से ही मतलब R3 से ही वो बाउंस हो जाएगा।
अगर मान लो कि लेस देन 0 है तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, तो वो R1 तक ज़रूर पहुंचेगा बट उसके बाद बाउंस बैक हो जाएगा। अब इसी केस में अगर मान लो अलग अलग एनर्जी है पार्टिकल की, अब मान लो एनर्जी की पार्टिकल की एनर्जी E1 है, तो पहले वाले केस में क्या है, वो ये जो है वो यहाँ पर R1 पे इंटरसेक्ट करेगा। जब वो R1 पे इंटरसेक्ट करेगा, ये R1 पे इंटरसेक्ट किया पोटेंशियल एनर्जी के साथ, तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ तक आएगा इन्फिनिटी से और यहाँ तक आने के बाद वो बाउंस हो जाएगा, R1 से अंदर नहीं आएगा। फिर अगर मान लो ये जो एनर्जी की वैल्यू है वो कहाँ तक जा रही है, ये 0 पे है। अगर मान लो एनर्जी की वैल्यू 0 है, अगर बोल सकता हूँ ये जो एनर्जी की वैल्यू, सेकेंड एनर्जी की वैल्यू है, मैंने E नॉट नोट कर दी, 0 है, तो वो कहाँ पर आएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये जो है ये यहाँ पर आएगी, ये R1 डैश पे आ जाएगी। जब वो R1 डैश पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो किस तरह से आएगा यहाँ तक और यहाँ से वापस बाउंस बैक हो जाएगा, बैक स्कैटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर मान लो इस पार्टिकल की एनर्जी E2 है, यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में आ जाती है, लेसर देन 0 है, तो उस केस में जो है वो इन दोनों के बीच में बाउंडेड रहेगा पार्टिकल, इससे लेस नहीं हो सकता और इससे इसके लेफ्ट हैंड साइड नहीं जा सकता, इसके राइट हैंड साइड में नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर मान लो जो पार्टिकल की एनर्जी मिनिमम है, तो पार्टिकल की एनर्जी अगर मिनिमम हुई तो उस वाले केस में पार्टिकल जो है वो किस तरह से एक्ट करेगा, उस केस में जो पार्टिकल जो है वो एक सर्कुलर मोशन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन की तरह मूव करेगा, वो एक पर्टिकुलर रेंज में ही जाएगा और उसका सेंटर, उसका जो ओरिजिन है सर्कल का, वो सेंटर होगा और वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।